नमस्कार। नए सुर सजाने को साज बनाता हूँ, मैं नादान परिंदों को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, फिर दुनिया बदलने को आवाज़ बनाता हूँ। ये पंक्तियाँ उस शख्सियत का परिचय कराती हैं जिन्हें अपने जीवन में हम शिक्षक या गुरु के तौर पर जानते हैं। आज शिक्षक पर्व पे एक सार्थक चर्चा करेंगे और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निदेशक मदन मोहन मालवीय पत्रकारिता संस्थान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से डॉक्टर ओपी सिंह। डॉक्टर ओपी सिंह, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप भी एक शिक्षक हैं और जो शिक्षक की भूमिका होती है उसका मुझे लगता है कि जिक्र करना बेमानी होगा। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में शिक्षक की भूमिका न रही हो और वो इसके मायने न जानता हो। लेकिन अगर बात करें कि समय के साथ शिक्षक की भूमिका में कितना विस्तार हुआ या क्या परिवर्तन हुआ, तो इस विषय पे आपसे सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे। ठीक, धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो इस देश के प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी कि जिन्होंने इस तरह का एक सप्ताह व्यापी कार्यक्रम शिक्षक दिवस के से शुरू करके एक सप्ताह का कार्यक्रम चलवाया जी। और एक तरह से देखा जाए कि इसके पहले एक दिन के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता था। एक दिन के कार्यक्रम होते थे, लेकिन सप्ताह व्यापी कार्यक्रम में हर पहलू पर हम विचार करेंगे। जी। देखा जाए तो शिक्षक की भूमिका बड़ी होती है, वह पीढ़ियों का निर्माता है। आज हमारे देश में जो भी वैज्ञानिक हैं, जो भी इंजीनियर हैं, जो भी डॉक्टर हैं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, किसी भी समाज में जो भी प्रशासनिक अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर आदि रहते हैं जी, उन समस्त लोगों को उनके निर्माण का कार्य शिक्षक करता है। जी। और शिक्षक एक कहा जाए कि परिवार के बाद पहली पाठशाला है जहाँ से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो भावी पीढ़ी क्या होगी, इसका निर्माण, इसका स्वरूप तय करता है शिक्षक और शिक्षा। जी। तो आज ये कहा जाए कि वर्तमान देखिए, जब भी कोई पीढ़ी आएगी तो शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था बदलती रहती है, हमेशा बदलती रहती है। अब देखिए शिक्षक का कितना महत्वपूर्ण कार्य है। वह भंवरे की तरह, जैसे भंवरा या मधुमक्खी है, मधुमक्खी पुष्पों से पराग चुन करके मधु लाती है जी। और वह शहद जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए दवाओं में काम आता है, स्वास्थ्यवर्धक हो जाती है। निश्चित। उसी तरह से ज्ञान को चुन करके शिक्षक लाता है और वो देता है। कभी कभी तो ये होता है, जैसे आप देखें, हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने जब पढ़ाई शुरू किया, जब शिक्षक हुए, उस समय आज की तकनीकी स्थिति नहीं थी। संचार के क्षेत्र में इतना अंतराल था कि केवल पत्र, चिट्ठियाँ, वो भी चिट्ठी लिख करके घर संदेश जाता था। जो शिक्षक गांव से विश्वविद्यालयों में यहाँ आए थे, कुछ 100 किलोमीटर, कुछ 1000 किलोमीटर की दूरी के थे, उनके यहाँ घर से संवाद के लिए महीनों लग जाता था। इधर से चिट्ठी जाती थी, उधर से चिट्ठी आती थी। लेकिन आज संवाद की शैली बदल गई। अब तो हर मिनट पर हम कितनी ही 1000 किलोमीटर, लाख किलोमीटर की दूरी पर हों, भारत ही नहीं भारत के बाहर भी हों, तो तुरंत संपर्क का सूत्र हमारा बना हुआ है। जी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अब इस तकनीकी विकास में शिक्षक ने उस तकनीकी को सीखा और विद्यार्थियों को सिखाया। उसके लिए उसने प्रशिक्षण लिया, पढ़ा और अपनी रुचि दिखाई। तो एक तरह से ये देखेंगे कि शिक्षक जो है वह विद्यार्थियों का निर्माण भी करता है और कायाकल्प भी करता है। बिल्कुल। नई शिक्षा नीति आई और उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी रहीं। शिक्षक की भूमिका में भी मुझे लगता है कि एक और विस्तार किया गया और साथ ही साथ बहुत लचीलापन भी लाया गया उसमें। जो है अभी जो संक्रमण काल चल रहा है कोरोना का, इस दरमियान शिक्षा बहुत बाधित भी हुई और बहुत कुछ परिवर्तित भी हुई। ऐसी स्थिति में जो शिक्षक की भूमिका है नई शिक्षा नीति को लेकर के भी और इस संक्रमण काल को लेकर के भी जो है क्या रही है और आगे किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति NEP 2020 जो आई है, उसके विषय में आपको ये बताना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया है नई शिक्षा नीति में, वो हमारी परंपरा और विरासत और उसके संरक्षण के लिए।
और जब परंपरा विरासत उसके संरक्षण की बात जब भी समाज में होगी, और जैसे भारतीय समाज में जहाँ एक दिन ही पूरी संस्कृति में डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को जब से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, उससे पहले गुरु पूर्णिमा आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन हम गुरु दिवस मनाते थे, ज्ञान जो समाज में देता था उसका दिवस मनाते थे। तो एक तरह से नई शिक्षा नीति में परंपरा, मूल्य, विचार और परंपरागत जो सनातन परंपरा का प्रवाह है उस पर बल दिया गया है जी। तो जब उस पर बल दिया जाएगा तो निश्चित ही कि आज की प्रासंगिकता उससे जुड़ जाएगी कि आज के शिक्षक पर यह दायित्व तो नई शिक्षा नीति देती है कि वह पढ़े, पढ़ाए और केवल पाश्चात्य की परंपराओं का अनुकरण करके वह छात्रों को न तैयार करे। छात्रों को जो अपनी विरासत है, अपनी पृष्ठभूमि है, जो अपना देश है और उसकी जो सनातन वैदिक काल से चली आ रही परंपराएं हैं, उन परंपराओं और विरासत के साथ ज्ञान दे, ये उसका मुख्य तत्व है और उस पर आधारित है। तो ये आज की शिक्षा के लिए प्रासंगिकता है कि जड़ से कट करके आदमी का विकास नहीं होता जी। कोई भी पौधा हो उसको अगर जड़ से काट दीजिए तो बहुत दिन तक जीवित नहीं रखता। आज भारत स्वतंत्र है तो उसके लिए हमारी विरासत, हमारी परंपराएं और विशेषकर वैदिक काल से जो संस्कृति चली आ रही उसने बल दिया। आज गणेश चतुर्थी है, गणेश पूजा महोत्सव और दुर्गा पूजा महोत्सव, ये महोत्सव स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों ने चलाए और इसी हथियार को लेकर के दुर्गा पूजा करते थे, गणेश पूजा करते थे और शिवाजी महोत्सव मनाते थे। उस महोत्सव के बीच वो लोग करते क्या थे कि चूँकि धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व भी थे, इनमें मिलने की आज़ादी रहती थी और आपस में स्वतंत्रता सेनानी सब मिलते थे, योजना बनाते थे और ब्रिटिश सरकार के चंगुल से भी, दमन से भी बच जाते थे। तो एक विरासत की एक कड़ी थी, लड़ाई थी। आज अगर हम विरासत को नहीं बचाएंगे, विरासत आधारित शिक्षा नहीं देंगे तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता गांधी ने या स्वतंत्रता के जो आंदोलनकारी लोग हैं उन लोगों ने क्या किया वो आगे आने वाले दिनों में भूल जाएगा। वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम जो भारत का है वो देवासुर संग्राम जैसा है। जैसे देवासुर संग्राम को अनादिकाल के बाद कई हजारों करोड़ों वर्ष के बाद भी याद रखा जाता है, वैसे ही स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास में जब तक भारतवर्ष रहेगा तब तक वह मील का पत्थर है, जीवंत है और उसको हम याद करेंगे निश्चित तौर पे। तो और नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में परंपरा और विरासत की बात की गई है और आपने अच्छा सवाल किया कि परंपरा और विरासत से क्या होगा। परंपरा और विरासत से बच्चा जो है उसमें स्वाभिमान आता है, राष्ट्र प्रेम आता है, राष्ट्र गौरव आता है और वह राष्ट्र के लिए तत्पर होकर काम करता है निश्चित तौर पे। और आत्मनिर्भर भारत की नींव वहीं पड़ती है जब हम बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं। क्योंकि आप महात्मा गांधी अध्ययन से भी जुड़े रहे हैं तो उनकी बुनियादी शिक्षा को किस रूप में आज आप देख पा रहे हैं। हमारे जो सिलेबस में ये बच्चों के चीज़ें जुड़ी हैं, नई ऐड की गई हैं, उसका क्या संदर्भ है और उसके क्या मायने हैं? देखिए ऐसा है कि बुनियादी शिक्षा वह शिक्षा है जी जो प्रारंभिक तौर से समाज में मिलती है जी। बुनियादी शिक्षा, बुनियाद का मतलब नींव होता है जी। नींव आधारित शिक्षा मतलब प्रारंभिक शिक्षा। उसमें दोनों स्वरूप आते हैं। जो औपचारिक शिक्षा दी जाती है वो भी आ जाती है, अनौपचारिक शिक्षा भी उसमें आ जाती है, लेकिन बड़ी भूमिका बुनियादी शिक्षा में अनौपचारिक शिक्षा की होती है जी। जो घरेलू हुनर हैं, जो समाज के समूह के हुनर हैं, उन हुनर, उन परिवेश, उनकी भाषा। देखिए कोई भी मनुष्य, कोई भी दुनिया का शब्दकोश हो, उसमें उस शब्दकोश में सारे शब्द आप ढाल देते हैं, लेकिन लोक भाषा के जो शब्द होते हैं, लोक प्रचलन के जो शब्द होते हैं, उनका शब्दकोश पूर्ण तरह से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो बुनियादी होते हैं जी। तो बुनियादी शिक्षा वह है, एक तरह से कहा जाए कि जैसे बुनियादी भाषा है मातृभाषा, उसी तरह से बुनियादी शिक्षा जो है वो उसमें भाषा का भी सवाल है, उसमें हुनर का भी सवाल है, उसमें
तकनीकी सवाल भी हैं, आजीविका का सवाल है, सबसे बड़ा मूल्य और विरासत का सवाल है। जी। मूल्य और विरासत का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक आदमी मशीन नहीं है। मशीन का काम क्या है कि उसको कुछ काम दिया चंद घंटे में निपटा दे जी। लेकिन आप मशीन दीवार की पेंटिंग कर सकती है, लेकिन उस पेंटिंग में भारतीयता उभरे, राष्ट्रवाद उभरे, स्थानीयता उभरे, ये जो लोक हुनर आता है यही बुनियादी शिक्षा के माध्यम से आता है। और ये सब कुछ संभव हो पाता है एक योग्य शिक्षक के माध्यम से। तो शिक्षक की जो भूमिका है वो सदैव से ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण इसलिए रही है क्योंकि हम मनुष्य हैं, और मनुष्य होने का क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, ये सब हमें एक शिक्षक और गुरु के माध्यम से ही पता चलता है। अभी कोरोना काल में जो शिक्षकों की भूमिका रही है वो थोड़ी और चुनौतीपूर्ण हो गई क्योंकि उनके विद्यार्थी उनके समक्ष नहीं थे, और वो उनके सामने जो इनडायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे थे, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी न किसी तरीके से। तो ऐसे में उन चुनौतियों का सामना किस तरीके से शिक्षकों ने किया, इस पे चर्चा बहुत ज़रूरी है। देखिए, ऐसा है कि कोरोना जब आया तो सबसे बड़ा संकट शिक्षा के क्षेत्र में आया जी, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, और शिक्षा का ऐसा क्लासरूम शिक्षा सोशल डिस्टेंसिंग के एकदम विपरीत है। और उस समय आया, लेकिन उस चुनौती को हमने पूरा किया नए तकनीकी कौशल से जी। इंटरनेट, सोशल मीडिया, इनके माध्यम से किया। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, जहाँ तक बुनियादी शिक्षा है, जहाँ तक शिक्षक आधारित शिक्षा है, उस शिक्षा का विकल्प देखिए 2 चीज़ है। कोरोना काल आपातकाल था जी। आपातकाल में जो कानून लागू होते हैं वो सामान्य नियम, वो समाज के सामान्य काल में उन नियमों को लेकर के हम प्रतिदिन की जिंदगी नहीं जी सकते। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, चिकित्सालय में है, तो उसके लिए जो भोजन देंगे वह जीवन का प्रतिदिन का भोजन नहीं हो सकता। इसीलिए जो चुनौती आई उससे तकनीकी रूप से हमने सामना किया, और जो अंतराल आ रहा था विद्यार्थियों के जीवन में उसको हमने भरने का प्रयास किया शिक्षकों ने। लेकिन क्लासरूम की शिक्षा का विकल्प अभी तक न हुआ है न होगा जी। क्योंकि क्लासरूम में केवल हम पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाते। ये कहा जाता है, गांधी जी ने ये कहा, लिखा भी है जगह जगह पर, कि हम शिक्षक केवल क्लासरूम में शिक्षा नहीं देता बल्कि प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रस्तुति, अपने हाव भाव, अपने आचरण से ऐसा लोक मानस बनाता है, विद्यार्थियों के दिमाग में मानस बनाता है कि वे उसका अनुकरण करने लगते हैं। तो अनेक चुनौतियां थी, कहीं कहीं नेटवर्क नहीं था, कहीं विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन नहीं थे। उस बीच अध्यापक ने चुनौतीपूर्ण कार्य किया और समस्त चुनौतियों के बीच उनको शिक्षा दिया। परीक्षाएं भी हुई, रिजल्ट भी आए, और हम ये कह सकते हैं कि उस चुनौती में अध्यापक की परीक्षा हुई और छात्र की परीक्षा तो हुई। जी बिल्कुल, यानी कि इस बार जो परीक्षा थी वो विद्यार्थी की भी थी और शिक्षक की भी थी कि कैसे इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शिक्षा का क्रम न टूटे, उसे बनाए रखा जाए। तो ऐसे में शिक्षक की भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई इस संक्रमण काल में। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर ओपी सिंह, हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए और आज इस विषय पर आपने चर्चा की, और उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा जो है एक शिक्षक की भूमिका, एक उसके महत्व को जो हमारी नज़रों में जो उनका सम्मान है वो और भी बढ़ाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।